हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग्स। समर स्लैम नाइट 1 एंड हो चुका है, जिसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, अपडेट सामने आ रही हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें जो कि समर स्लैम नाइट 1 से जुड़ी हुई हैं वो सामने आ रही हैं। एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओबा फेमी के बारे में, जिनको ब्रॉक लेसनर के सामने ऐसे बुक करा गया मेन इवेंट में समर स्लैम नाइट 1 के कि जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो कोई मॉन्स्टर वगैरह है भाई। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसा बीस्ट सुपरस्टार जो कि 20-22 साल से WWE में काम कर रहा है और रिंग में उनके सामने जो अपोनेंट हैं वो किस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं ब्रॉक लेसनर, वो हम सामने देखा है। बट किसी भी मूव से ओबा फेमी को हार मानते हुए नहीं दिखाना, ओबा फेमी का मूव सेल नहीं करना। मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने इतना बेकार हेल इन अ सेल मैच नहीं देखा। चीज़ें कुछ अच्छी थी और बेहतर हो सकती थी। एक तो मैच की लेंथ बहुत छोटी रखी इन लोगों ने, काफ़ी वीक मैच लगा ये। मुझे लगा था कि वो एक दूसरे की ऐसी तैसी कर देंगे इस केज में, क्योंकि जिस तरह से बिल्डअप में ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी से लगातार भागते हुए दिखाए जा रहे थे, उसके बाद ऐसा लगा कि जब ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर सेम केज में होंगे, हेल इन अ सेल में होंगे, तो ओबा फेमी बुरी तरह से टूटेंगे। अब देखिए, ब्रॉक लेसनर के बड़े बड़े मूव पे ओबा फेमी सेल नहीं कर रहे थे, तो इसमें मैं ओबा फेमी की गलती नहीं मानूंगा, इसमें मैं WWE की गलती मानूंगा। और तो और रही सही कसर, बिना पैडिंग वाला जो मैट था, जो वुडन एक्सपोज वुडन वाला जो एरिया था, उस पर जब ब्रॉक लेसनर ने टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर दिया, भाई एक में ही किकआउट कर दिया उस ओबा फेमी ने। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि ओबा फेमी है या थैनोस है। हेल इन अ सेल मैच इतना छोटा था कि फैंस तो ये भी कह रहे थे कमेंट सेक्शन में कि भाई ऐसा लग रहा था कि हाईलाइट है, ये मैच थोड़ी ना है। बहुत ही घटिया रहा WWE का। एक पर्सन जो रेसलमेनिया में रिटायर हो गया था, उसको वापस लाना और वापस लाके क्लैश इन इटली में ओबा फेमी को हराना, वो भी 7-7 F5 से, और इतना वीक ब्रॉक लेसनर को दिखा देना केवल और केवल ओबा फेमी को आगे बढ़ाने के लिए, ये मुझे किसी तरह से ठीक नहीं लगा। ब्रॉक लेसनर का होम टाउन, जहाँ पे उनको हार देखने को मिली, हार मिली तो मिली, हार के बाद जिस तरह की चीज़ें ब्रॉक लेसनर से करवाई गई, अब ट्रिपल एच बेशक कह रहे हैं कि वो ब्रॉक लेसनर है, उनका जो मन करता है वो करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। मतलब ट्रिपल एच का कहना ये है कि ब्रॉक लेसनर यहाँ ऑफ स्क्रिप्ट गए, प्लान में नहीं था ये कि ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को इस तरह से प्रेस करेंगे, बट ब्रॉक लेसनर करते हुए दिखाई दिए हैं, तो मुझे लगता है WWE का प्लान ही था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाइट 1 में हुए सभी मैचेस के टाइमिंग्स के बारे में, कितने ड्यूरेशन के कौन कौन से मैचेस दिखाई दिए। अब आपको बता दूं, समर स्लैम नाइट 1 में लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई के बीच जो मैच हुआ वो 13 मिनट 34 सेकंड चला। वहीं टीम सोलो सिकोआ वर्सेस टीम जैकब फातू के बीच जो मैच हुआ वो 11 मिनट चला। गुंथर वर्सेस निक एल्डिस के बीच जो मैच हुआ वो 11 मिनट चला। फैटर इन्फ्लुएंस वर्सेस टीम बेला ट्विंस पेज का जो मैच था 6 वुमेन टैग टीम मैच, ये 7 मिनट 27 सेकंड चला। CM पंक वर्सेस कॉडी रूट्स का जो मैच था वो 29 मिनट लगभग 30 मिनट तक चला। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का मैच 11 मिनट 39 सेकंड चला। नाइट 1 में ये सभी 6 मैचेस हमें देखने को मिले थे। अगर हम इनके टाइम को कंबाइंड कर देंगे तो ये होता है 1 घंटा 23 मिनट 46 सेकंड। अब शो कितना लंबा था, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो मैच का कंटेंट था वो 1 घंटा 23 मिनट का था। उसके बाद क्या दिखाया WWE ने, वो आप सभी ने देखा ही होगा। और वही वाह, CM पंक वर्सेस कॉडी रूट्स गेटिंग 30 मिनट्स। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ, तभी ये मैच को इतना स्लो रखा गया ताकि ये इसको 30 मिनट लंबा बना सकें। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस मैच को 30 मिनट लंबा होने की ज़रूरत थी। ये मैच मुझे लगता है 13 से 14 मिनट में एंड हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेला ट्विंस के बारे में। जैसा कि बेला ट्विंस ने साथ में वापसी करी WWE में काफ़ी सालों बाद, लगा चीज़ें बेला ट्विंस को लेके पुश देगी WWE, अच्छा पुश करेगी, बट तभी निक्की बेला इंजर्ड हो जाती हैं। अब समर स्लैम से पहले निक्की बेला ने जैसे तैसे वापसी करी और नाइट 1 में पेज पे हील टर्न कर गई। तब लगा कि चलो फाइनली बेला ट्विंस को साथ में पुश मिलेगा, पुश मिलता हुआ दिखाई जाएगा। बट ट्रिपल एच ने कुछ रिवील करा। ट्रिपल एच हैज़ रिवील्ड दैट ब्री बेला सफर्ड एन इंजरी एंड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। ही सेड द इंजरी अपीयर्स टू बी सीरियस बट नथिंग हैज़ बीन कन्फर्म येट। ट्रिपल एच ने बताया कि ब्री बेला को इंजरी हुई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि चोट कितनी सीरियस है अभी नहीं कहा कुछ जा सकता, अभी पक्का नहीं है। आपको बता दूं, शोल्डर में इंजरी हुई है। अगर इंजरी सीरियस है, बड़ी है, तो फिर अब ब्री बेला बाहर हो जाएंगी। पहले निक्की बेला बाहर हुई या ब्री बेला बाहर होंगी, तो क्या दोनों साथ में परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई नहीं देंगी क्या? नेक्स्ट बात कर लेते हैं समर स्लैम नाइट 1 के मैचेस के रेटिंग्स के बारे में, जो कि ब्लीचर रिपोर्ट ने रेटिंग दी है। Bleacher Report has released its rating for Night 1 of SummerSlam.
ईओ स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन के मैच को C+ रेटिंग दी गई है। द ऊसोस जैकब फातू वर्सेस रॉयस कीज एले नाइट सोलो सिकोवा के मैच को B- रेटिंग दी गई है। गंथर वर्सेस निक एल्डिस के मैच को B- रेटिंग दी गई है। फैटल इन्फ्लुएंस वर्सेस द बेला ट्विंस पेज के मैच को C रेटिंग दी गई है। कॉडी रूड्स वर्सेस CM पंक के मैच को B पॉजिटिव रेटिंग दी गई है। ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को B पॉजिटिव रेटिंग्स दी गई है। ओवरऑल अगर हम बात करें नाइट 1 शो के बारे में तो उसको C+ रेटिंग दी गई है ब्लीचर रिपोर्ट ने। अब देखिए ठीक है, कुछ मैचेस की रेटिंग से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। जैसे कॉडी रूड वर्सेस CM पंक के मैच को B पॉजिटिव रेटिंग दी गई है। अब यार ऊसोस और जैकब फातू का मैच इतना भी ख़राब नहीं था कि आपने उनको B- दिया हुआ है। गंथर वर्सेस निक एल्डिस का मैच इतना भी ख़राब नहीं था कि आपने उनको B- दिया हुआ है। लेकिन कॉडी रूड वर्सेस CM पंक के मैच को B पॉजिटिव दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समर स्लैम नाइट 1 के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि लगभग 1 साल बाद WWE में किसी शो के बाद होती दिखाई दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच से एक सवाल पूछ लिया गया, जिसका आंसर उन्होंने क्या दिया आप खुद ही सुन लो। सवाल करा जाता है कि WWE में हमेशा एक ही तरह के लोगों को टॉप स्पॉट मिलने को लेकर के सवाल किया गया। अब ट्रिपल एच इस क्रिटिसिज्म पे कहते हैं, जब कोई कहता है मैं उस जगह पर क्यों नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कॉडी रूड से ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्या आप रोमन रेंज से ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्या आप CM पंक से ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्या आप लिव मॉर्गन से ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्या आप ईओ स्काई से ज़्यादा पॉपुलर हैं। उस लेवल तक आप पहुँचिए, क्राउड से वैसा रिएक्शन मिल पाइए, जो भी करना पड़े वो कीजिए। अगर आप उस जगह को पाने के लिए मेहनत करने को तैयार नहीं हैं तो आपको वो स्पॉट मिलना भी नहीं चाहिए। तो मतलब कुल मिला के ट्रिपल एच ने एक तरह से जो सुपरस्टार हैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको ही दोष दे दिया सुपरस्टार को। जबकि फैंस और हम अच्छे से जानते हैं, खुद ट्रिपल एच भी जानते हैं कि WWE में चीज़ें सारी WWE के कंट्रोल में होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सुपरस्टार आया रिंग में अपनी मर्जी से जो मन करा वो करके चला गया। नहीं भाई, WWE प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार करती है, किसका मैच किसके साथ होगा, किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, किस पे कितनी देर टाइटल रहेगा, ये सब WWE डिसाइड करती है। किसको पॉपुलर बनाना है, किसको पॉपुलर नहीं बनाना है, किसको हेट दिलवानी है, किसको सपोर्ट दिलाना है, ये सब WWE तय करती है यार। अगर मैं बात करूँ कॉडी रूड्स की, तो कॉडी रूड्स को क्या बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है यार। कॉडी रूड्स को अब हेट मिलना शुरू हो गई है। कॉडी रूड्स को अब फैंस उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी ज़बरदस्ती ट्रिपल एच पुश दिए जा रहे हैं ना कॉडी रूड्स को। अगर ट्रिपल एच अपनी इन बातों से एग्री करते हैं तो हटाएं कॉडी रूड्स को उस स्पॉट से अब, क्योंकि अब उन्हें इस तरह का रिएक्शन नहीं मिल रहा है। बट नहीं, ट्रिपल एच और कॉडी रूड्स के बीच क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CM पंक के बारे में, जो कि शो के बाद दिखाई दिए और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, स्पेशली रैंडी ऑर्टन के लिए वो काफ़ी वाइल्ड दिखाई दिए। CM पंक कहते हैं रैंडी ऑर्टन एक स्नेक है, उसे भी मार पड़ेगी, उसके फादर बॉब को भी मार पड़ेगी, क्या उसकी माँ को भी मार खानी है, मैं उसे भी थप्पड़ मार दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CM पंक यहाँ है और मैं निशाने पर हूँ, जो भी मुझ पर टारगेट करेगा मैं उसका वेलकम करता हूँ, मैं छिप नहीं रहा हूँ, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। CM पंक का यहाँ पे गुस्सा फूट पड़ा। पर क्यों भाई? मुझे कोई ये बताए कि ये लाइन कॉडी रूड्स ने कही होती तो समझ में भी आता। रैंडी ऑर्टन ने तो CM पंक का काम आसान करा भाई, तो इतना गुस्सा किस बात का भाई रैंडी ऑर्टन को लेके? मतलब अगर इतना कुछ रैंडी ऑर्टन को पंक ने बोला था तो WWE को रैंडी ऑर्टन से पंक पे अटैक कराना चाहिए था, ना कि कॉडी रूड्स पे। वहीं आज रात समर स्लैम में अपने मैच के मेन इवेंट ना होने पर CM पंक ने क्या कहा वो भी बता देता हूँ आपको। पहले कॉडी रूड वर्सेस CM पंक का मैच मेन इवेंट होने वाला था, लेकिन एंड पहले इसको चेंज करा गया। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का मैच को मेन इवेंट बनाया गया। तो इस पे CM पंक ने कहा, बेशक इस बारे में मेरी कुछ फीलिंग्स थी, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा हो कि शो का आखिरी मैच मेरा ही होगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक मेन इवेंट होता है और एक मैच सबसे आखिर में होता है, यह तय करना मेरा काम नहीं है। मैं अब इसके लिए काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, मैं बस अपने शूज़ पहनता हूं और सामने वाले की धुलाई करना चाहता हूं, चाहे मेरा मैच इंटरमिशन से पहले हो या सेमी मेन इवेंट हो, को मेन इवेंट हो या CM पंक हमेशा मेन इवेंट ही हो, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने एक तरह से बोला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गंथर के बारे में। गंथर ने नाइट 1 के बाद क्या मैसेज दिया, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, निक एल्डिस गंथर के खिलाफ मैच लड़ने के बाद वापस से स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर के तौर पर लौट चुके हैं। अब गंथर ने निक एल्डिस के वापस से जनरल मैनेजर का काम संभालने के बाद कहा कि अपने काम पर वापस लौट आओ, मुझे नंबर 1 कंटेंडर बनाओ। मैं CM पंक से नहीं डरता क्योंकि मुझे पता है कि मैं उससे बेहतर हूँ। मुझे यही लगता है कि सैमी ज़ैन वर्सेस बेलर के बीच होने वाले नाइट 2
समर स्लैम में नंबर 1 कंटेंडर मैच में जो भी जीतेगा सीएम पंक उसको वीकली शो पे हराएंगे और फिर पंक और गंथर की फ्यूड हमें देखने को मिलेगी स्मैकडाउन पर। यही मुझे उम्मीद अब लग रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओबा फेमी के बिगेस्ट बॉच के बारे में जो उन्होंने ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट मैच के दौरान करा। ओबा फेमी ने समर स्लैम नाइट 1 के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर को फॉल फ्रॉम ग्रेस देके पिन करके मैच में हरा दिया। बट कहा जा रहा है कि यहाँ ओबा फेमी बड़ा बॉच कर गए। ब्रॉक लेसनर ने जब एक्सपोज वुडन पे ओबा फेमी को टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर दिया और उसके बाद ओबा फेमी ने चेयर में हाथ मार के ब्रॉक लेसनर को फॉल फ्रॉम ग्रेस दिया, वो ऐसा लगा जैसे कि उनको वुडन पे देना चाहिए था। बट ओबा फेमी ने जब ब्रॉक लेसनर को उठाया तो उनकी वुडन एरिया विजिबल नहीं थी, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर को वो वुडन पे नहीं दे मार पाए। आप वीडियो में भी देखोगे तो जब ब्रॉक लेसनर लैंड होते हैं मैट पे उसके बाद वो वुडन की साइड देखते भी हैं। बट चीज़ें ठीक रहीं। मैच के बाद ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी को काफ़ी प्रेज करा, उन्हें फ्यूचर बताया, खुद को पास्ट बताया। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो कि समर स्लैम नाइट 1 के बाद सामने आई। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।